हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज व्यवस्था एंड शासन। ठीक है। और आज का पहला टॉपिक है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि घटना चक्र में पहले टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं एंड उसके बाद सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद का प्रावधान किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है तो वो होता है महान्यायवादी। ठीक है। अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो है यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इतना तो मुझे पता चल गया कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ठीक है। लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और क्या सबको महान्यायवादी नियुक्त कर देगा? नहीं। किसको नियुक्त करेगा? जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मतलब एलिजिबल है, उसी को वो महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है। और ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अनुसार। ये आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अब तो हमने देख लिया कि महान्यायवादी कौन होता है, कौन नियुक्त करता है। अब हम जानते हैं कि महान्यायवादी का काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। तो अभी हमने देखा कि उसका कर्तव्य है कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर उनको सलाह देना है। ठीक है। और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना है जो कि राष्ट्रपति उसको, किसको? महान्यायवादी को समय समय पर निर्देशित करे और सौंपे कि भाई ये आपका काम है, आप कीजिए। ठीक है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। कथन में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वहाँ ध्यान में रखिएगा कि जो महान्यायवादी है उसको भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं सभी न्यायालय में इसको सुनवाई का अधिकार होगा, और ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 76 का 3 के अनुसार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी जो है यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। मतलब कि इसका कोई पारिश्रमिक, मतलब उसका कोई वेतन, ठीक है, सैलरी निर्धारित नहीं है। ये निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। क्योंकि नहीं, मतलब कि नियुक्ति यहाँ भी राष्ट्रपति करता है और उसका वेतन भी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, मतलब उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो पद पर धारण करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये पॉइंट। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी जो है उसको संसद के दोनों सदन, मतलब क्या, दोनों सदनों मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही में महान्यायवादी शामिल तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है। और ऐसा कहाँ बोला गया है? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 में ऐसा बोला गया है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। तो जब ये सदन की कार्यवाही में भाग लेता है महान्यायवादी, तो उनको जो सदन के जो सदस्य हैं उन्हीं की तरह इनको सभी शक्ति मिलता है, उन्मुक्ति मिलता है एंड विशेषाधिकार मिलता है। बस एक नहीं मिलता है कि वो मतदान का अधिकार उनके पास नहीं है। ठीक है।
अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। जिस तरीके से सेंटर में, केंद्र में महान्यायवादी है, ठीक है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसी तरीके से राज्य में महाधिवक्ता है, ठीक है, जिसको कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल। और ये किसको नियुक्त करेगा? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हो। और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 165 फर्स्ट के अनुसार। 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। तो जिस तरीके से महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, उसी तरीके से महाधिवक्ता जो है वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। ठीक। अनुच्छेद 148 फर्स्ट के प्रावधान के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक, ये तो हमने देखा कौन सा, महाधिवक्ता के बारे में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 148 148 फर्स्ट के प्रावधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। महानियंत्रक, भारत का जो महानियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसको भी कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पे नहीं रहने के, मतलब उस पद से हटने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं हो पाएगा वो। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसकी आयु तक होता है। इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है यह भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। इन्हीं को क्या कहता है हिंदी में? भारत का महान्यायवादी। ठीक है। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी, जिनको हम अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है, ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा।
नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है कौन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के। ठीक है। विधि किसके विधि सलाहकार हैं, ये अटॉर्नी जनरल, तो भारत सरकार के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी को। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। यहाँ देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता जो है वह भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। महान्यायाधिकर्ता सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया से नियंत्रक महालेखा को परीक्षक को हटाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, केवल 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो है यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 4 के तहत महान्यायवादी जो है यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही ये पद पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी जो है यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4) के तहत, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह हो, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, ये गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के अवधारित करेगा उतना पारिश्रमिक, यहाँ संसद के जगह पे क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
संविधान के अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो है यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के, ठीक है, प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जब वो पार्टिसिपेट करते हैं संसद में तो वहाँ का विशेषाधिकार के अधिकार होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है यह भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्त किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के ही पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद के सदनों की बैठकों में तथा संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है, परंतु वह मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों संबंधी उपबंध समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल की सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है, जब तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही है, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने, ठीक है, तथा बोलने का अधिकार है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित उपबंधों के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। हालांकि परंपरा के अनुसार सामान्यतः सरकार जो है मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है क्योंकि वह उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है, ठीक है। तथापि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत के महान्यायवादी के बारे में। फर्स्ट है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ है कि लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, भारत के महान्यायवादी को, ठीक है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग कौन ले सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल।
एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है, और वह भी संसद का सदस्य नहीं है, तो इसलिए यह उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव संसद में विचारणीय हो, ठीक है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहाँ उत्तर महान्यायवादी ही होगा। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अभी हमने देखा भारत के महान्यायवादी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो ये उपराष्ट्रपति एंड महान्यायवादी। ठीक, नेक्स्ट है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं और इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ठीक है, और ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जो है यह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) में के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। ठीक, अनुच्छेद 165 फर्स्ट के अनुसार वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 165(3) के अनुसार, और यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। ये राज्य सरकार है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, महाधिवक्ता जो है यह मंत्रिमंडल के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। संविधान के अनुच्छेद 165 के खंड 2 के तहत किसी राज्य में महाधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे या विधि संबंधी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृतियों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अनुच्छेद 165 के खंड 3 के तहत महाधिवक्ता जो है यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। संविधान के अनुच्छेद 165 फर्स्ट के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 फर्स्ट के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसको करती प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद का सृजन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची भारत के संविधान में। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग अंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों संबंधी उपबंध विनिर्दिष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तब तक ऐसी होगी जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1976 में यथा संशोधित किया गया, ठीक है, पारित किया गया है, जिसके अनुसार ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकेंड है कि उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है कि उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, ये गलत है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, ठीक है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, ये भी सही है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है, ठीक। फर्स्ट है ऑप्शन दिया हुआ कि भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, ये तो सही है। ऑप्शन बी है कि आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। एंड ऑप्शन डी है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि पालन नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। फर्स्ट है कि वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। सेकेंड है कि वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। थर्ड है कि वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। फोर्थ है कि राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। फिफ्थ है वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा, ये भी सही है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है। फर्स्ट है कि कैग जो है यह संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। सेकेंड है कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, ये सही है। थर्ड है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां
उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। ये भी सही है। एंड डी है, फोर्थ है कि कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 इसका सही आंसर है। केवल 2 और 3 ऑप्शन सी। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151 फर्स्ट के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। ठीक है, अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, संसद की लोक लेखा समिति लिखा हुआ है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, यहाँ मिलान करना है। ठीक है, तो कैग की नियुक्ति होती है इसका, तो अनुच्छेद 148 के तहत। कैग के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149 के तहत। संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 एंड ऑडिट रिपोर्ट 151, अनुच्छेद 151। तो ए का फर्स्ट, बी का 3, सी का 2 एंड डी, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट है कि उनके कार्यकाल में प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड है कि अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इस तरीके से होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 6 के अनुसार
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 148 के खंड फर्स्ट के अनुसार कथन 3 सत्य है, जबकि खंड 4 के अनुसार कथन 2 भी सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के करते हैं और इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद जो है वह विधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में यथा संशोधित किया गया कि धारा 5 के खंड 2 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू है। ठीक है। साथ ही इसी धारा के खंड 3 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने या उससे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिशत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्वों का निर्वहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग, वित्त सचिव। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक नीतियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है। अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के CAG मतलब कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। ठीक है। और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो अब तक आई होप कि याद हो गया होगा। ठीक है। अभी देखिए, 21 नवंबर 2024 को के संजय मूर्ति भारत गणराज्य के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है यहाँ मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है एंड दूसरी तरफ संस्थान दिया हुआ है। तो भारत के उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है, इनके सभापति होते हैं। सेकेंड है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकलेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता ये है भारत के महाधिवक्ता किससे संबंधित है, ये उच्चतम न्यायालय। एंड भारत का महान्यायवादी, सॉरी हाँ सही है, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक, ठीक। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, महाधिवक्ता दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे महाधिवक्ता नहीं, ये महान्यायवादी होना चाहिए, ठीक है, महान्यायवादी, क्योंकि महाधिवक्ता तो राज्य सरकार से संबंधित है ना, और महान्यायवादी केंद्र सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ठीक है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है वह वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड है, इसके बारे में देखते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति, सेकेंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, अपने राज्य में। फिफ्थ नंबर पे है भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में है उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, 7 एंड लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 7 में है केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। 7th क में है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। 9th नंबर पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 क में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 10 नंबर पे है राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री। 11th नंबर पे है भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में। एंड 12 नंबर पे है जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे है प्रधानमंत्री, फोर्थ नंबर पे हो जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे हो जाएंगे सांसद। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत शीर्ष पदों के वरीयता अनुक्रम के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, ठीक है। प्रश्नगत पदों में उसके बाद क्रमशः उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष तथा सांसदों का क्रम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सही अनुक्रम है, पहला नंबर पे हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड पे संघीय मंत्रिमंडल, थर्ड मुख्य निर्वाचन आयुक्त एंड फोर्थ नंबर पे हो जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है भारत सरकार की प्रथमतः सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति।
भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम क्रमशः इस प्रकार है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? ऑप्शन है उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है अपने राज्य में राज्यपाल, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, वरीयता अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 कर रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे उच्च पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे उच्च पद पर का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक या शासकीय अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।